नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 18 सितंबर 2025 और देखते हैं आज 18 सितंबर के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की हैं जो हमारे एग्जाम में काम आ सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आता है, जेनोसाइड इन गाजा, इंडिया शुड स्पीक अप अगेंस्ट इजराइल एट्रोसिटीज। देखो है क्या समझना, एक ऐसा टॉपिक है ना, जो पिछले 3-4 साल से चला आ रहा है। ठीक है, आप आई होप कि आप लोगों ने एक वीडियो अपलोड हुई थी, आई थिंक आप लोगों ने देख भी ली होगी। ठीक है, जिसमें हमने जितने भी मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, ठीक है, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट या फिर इजराइल हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसके ऊपर हमने एक वीडियो भी अपलोड की थी। आई होप कि आप सभी ने देख भी ली होगी, है ना। तो अगर आपने वो देखा होगा तो उसके आगे की ये न्यूज़ बिल्कुल आपको समझ में आने वाली है। फिर भी हम शॉर्ट में थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में हो क्या रहा है और अभी ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है और क्यों अभी तक न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए जो था उसने क्या बना लिया था, न्यूक्लियर बम बना लिया था। ठीक है, जापान के हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर डाल दिया था। वो जो एक्सिस पावर था, है ना, वो हार चुका होता है, सेंट्रल पावर, और इधर से जो अलाइड ग्रुप था वो जीत चुका होता है। तो इन्होंने प्रॉमिस किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि हम जो यहूदी लोग हैं ना, जूस जो पीपल है, उन लोगों को क्या देंगे, जगह देंगे। तो इन्होंने क्या किया, 1948 में मैंने कहा कि ये जगह पूरी, इसको हम क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन भी कह देते हैं। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक जगह बना दी जिसको कहा गया इजराइल। और इजराइल किसको दे दिया गया, जूस लोगों को दे दिया गया, यानी कि जो यहूदी लोग होते हैं उनको दे दिया गया। तो इजराइल वाज फाउंडेड इन 1948 बन जाता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये इजराइल क्या करना शुरू कर देता है, अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर एक जगह बनी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं यरूशलेम। ठीक है, और इसको जो मुस्लिम्स, यहाँ कौन रहते हैं, मुस्लिम्स, यहाँ कौन रहते हैं, यहूदी। तो मुस्लिम्स उसे अपना होली पैलेस मानते हैं कि हमारे जो भगवान थे, पैगंबर साहब, वो यहीं से स्वर्ग गए थे। जो इजराइल वाले लोग हैं वो भी उसे अपना होली पैलेस मानते हैं। तो ये दोनों उसको कैप्चर करने की लड़ाई में लगे रहे। ठीक है, हालांकि आपने अगर लेक्चर देखा होगा तो कहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, अब्राहम कौन था, आइजैक, इस्माइल, हमने सब बातें वहाँ की हुई है। ठीक है, तो ये अपने आप को बढ़ाते चला गया, ये बेचारा कमजोर पड़ गया। इस इजराइल के सर पे किसका हाथ रहा हमेशा, किसने सपोर्ट किया, यूएसए का सपोर्ट रहा इसके पास हमेशा। तभी आपने देखा होगा फर्स्ट जो अरब वॉर हुआ था, ठीक है, 1948 में, तब से लेकर अब तक, अभी तक जो लड़ाई चल रही है, जिसमें गाजा थोड़ा सा हिस्सा बचा है जहां पर लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है, जेनोसाइड की जो बात कर रहा है इस आर्टिकल में, अब तक लड़ाई चली आ रही है और हर बार इजराइल जीत जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी हेल्प करता है कौन, यूएसए। आपने पढ़ा होगा इसी चक्कर में एक बार हुआ था 6 डे वॉर, है ना, डेफिनेटली आपको याद होगा 6 डे वॉर, है ना, 6 दिन की लड़ाई होती है। एक तरफ इजराइल होता है और उसके सामने 4 मुस्लिम कंट्री होती हैं, फिर भी कौन जीत जाता है, इजराइल। क्यों? क्योंकि यूएसए का सपोर्ट होता है। तब जाकर वो मुस्लिम कंट्रीज किससे मिलती हैं, आपके यूएसएसआर से, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे के दुश्मन है। तो डेफिनेटली यूएसएसआर क्या कहता है, एक सॉल्यूशन देता है, क्या करो, उनको तेल बंद कर दो। तो अमेरिका में क्या जाते हैं 1973 में ऑयल क्राइसिस, और वहीं से क्या निकला, आपका G7 निकला। लेकिन आज तक दोनों लड़ते आ रहे थे, लेकिन अब स्थिति ऐसी हो चुकी है, अब ऐसे हालात हैं कि जो गाजा वाला रीजन है, हम कुछ इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, समझना, हम कुछ ऐसा पढ़ सकते हैं कि ये जो मैप है पूरा का पूरा, ठीक है, इस पूरे पैलेस्टाइन में इजराइल दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें वेस्ट बैंक दिखेगा, ये थोड़ा सा गाजा दिखेगा, बाकी सारा इन्होंने कब्जा लिया है। ठीक है, और अभी ये लोग कह रहे हैं, इजराइल वाले जैसे नेतन्याहू, ये कह रहे हैं कि हम इसको पूरा ही छीन लेंगे। तो वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, ऐसा वहां पर केमिकल, है ना, बायोकेमिकल ऐसे वॉर किए जा रहे हैं कि लोगों को बच्चे पैदा करने से प्रिवेंट किया जा रहा है ना, कुछ भी करके बस उस जगह को खत्म करना है और उसे अपने अंडर में लेना है। ठीक है, अब ये इतना चला रहा था, तो इस, हालांकि बहुत बड़ी न्यूज़ है ना, हमने इसके ऊपर अच्छे से काफी बार डिस्कशन भी किया है। तो अभी क्या चाहता है, तो अभी ये है कि जो इंडिया है ना, वो कम से कम क्या करे, इसमें मीडिएट करे। ठीक है, और जो इजराइल है वो बेसिकली 2 नेशन थ्योरी नहीं चाहता है ना, वो चाहता है कि इसको क्या किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए कि जो गाजा है वो किसका पार्ट बन जाए, इजराइल का ही पार्ट बन जाए। ठीक है,
दूसरी तरफ इजराइल जो पैलेस्टाइन में कर रहा है बेसिकली, उसके अगेंस्ट में वोटिंग भी होती है। तो बहुत सारे लोग पैलेस्टाइन को वोट करते हैं, बिकॉज पैलेस्टाइन एंड वेटिकन सिटी दो ऐसी कंट्री है जो ऑब्जर्वर स्टेट में है यूनाइटेड नेशन में। तो वो चाहते हैं कि आप क्या करो, इजराइल का सपोर्ट करो डेफिनेटली, है ना, और क्या किया जाए, गाजा को इजराइल में मिला लिया जाए। याद रखना इनकी कैपिटल्स क्या क्या है, तो आपको हर कंट्री की कैपिटल पता होना चाहिए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या जिसमें हमारे जो इंडियन डेलीगेट्स हैं वो विजिट करते हैं। जैसे कैपिटल ऑफ इजराइल क्या है, तो आपको पता होगा तेल अवीव, बट एक्चुअल में वो किसको मानते हैं, 1980s में किसको डिक्लेयर किया था, यरूशलेम को। ऐसे ही पैलेस्टाइन किसको कैपिटल मानता है, यरूशलेम को, बट वो काम कहाँ करता है सारे, रामल्ला में, यानी कि रामल्ला उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनी हुई है। सिमिलरली उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है, तो तेल अवीव बनी हुई है, ठीक है। और वो कॉन्फ्लिक्ट चला रहा है। तो क्या कह रहा है, द यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी after a multi-year investigation has concluded that Israeli authorities have committed genocide in Gaza. The finding is hardly surprising as the world's leading right organizations including two Israeli groups and genocide scholars had already accused Israel of committing what is one of the gravest crime in the international law. फिर भी उसके बावजूद भी किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इन पैलेस्टाइनियों के ऊपर। ये लगभग पिछले 23 मंथ के अंदर 65,000 पैलेस्टाइन के लोगों को मारा जा चुका है। तो इंडिया को आगे आना चाहिए, दुनिया को आगे आना चाहिए, इस लड़ाई को रोकना चाहिए जो वहां पर हालात बने हुए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला टॉपिक है ना, अभी हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग भी है। तो डेफिनेटली अगर जिस बच्चे ने जो अभी जुड़ा हो, नहीं देखा हो, तो जाकर एक वीडियो चेक अपने क्लैट प्रेप के यूट्यूब चैनल पर सर्च करना, लगभग 1-1.5 साल पहले की वीडियो है, उसमें हमने पूरी डिटेल उसमें एनालिसिस किया हुआ है। उसके बाद इस साल जो हुआ है वो तो डेफिनेटली हम पढ़ ही रहे हैं कि उसमें चल क्या रहा है, ठीक है। जैसे हिजबुल्लाह था, वो किसने बनाया, ईरान ने बनाया। तो हमने ईरान, मिडनाइट हैमर हुआ था अमेरिका का, ना ट्रू प्रॉमिस, है ना, वो सारे ऑपरेशंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने नोट्स भी बना रखे होंगे। ऐसा मैं सोचकर आगे बढ़ जाता हूं। इंडिया वंस ए चैंपियन ऑफ द पैलेस्टीनियन कॉज हैज सो फार रिफ्रेन्ड फ्रॉम डायरेक्टली क्रिटिसाइजिंग द जेविश नेशन। तो वही कह रहा है कि इंडिया को बीच में आना चाहिए। क्यों नहीं आता इंडिया बीच में, क्योंकि इंडिया खुद 2 नेशन थ्योरी का पार्ट रह चुका है ना। हम भी तो अलग हुए थे ना, धर्म के नाम पर अलग हुए थे। तो अगर हम यहाँ सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम ये भी कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि हमें भी भारत पाकिस्तान को उस सेपरेशन को मान लेना चाहिए था। तो बहुत सारे इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट वही कह रहा है, बट इट शुड रियलाइज दैट an uncontrollable expansionist Israel blowing international laws to smithereens is not in India's national or regional इंटरेस्ट। आपने देखा होगा लास्ट ईयर जब जो बाइडन की सरकार थी, उस समय बेंजामिन नेतन्याहू वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल क्रिमिनल। बट इस साल आपने देखा जैसे ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं, वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास करते हैं कि उनके ऊपर का जो इंटरनेशनल क्रिमिनल का जो टैग है उसको हटा दिया जाए। किसे कहते हैं, आईसीसी ही, है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। आप जानते हो एक होता आईसीसी, एक होता आईसीजे। दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग, नीदरलैंड में बने हुए, ठीक है। डेफिनेटली हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसकी नेबरिंग कंट्रीज पता होने चाहिए, ठीक है। लेबनान में कौन सा ग्रुप है, हिजबुल्लाह है, 1982 में बना था ना। चलती है स्वेज कैनाल दिखा रखी है ना, जो कि दुनिया का लगभग 12% ट्रेड यहाँ से पास होता है ना। यमन हाउदीज, है ना, ये उस समय अटैक करते थे। तो बहुत सारी पिछले साल भर न्यूज में रही हैं बातें। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है COP30 टॉक्स लूम एज मेजर एमिटर्स डीथर ऑन अपडेटिंग क्लाइमेट गोल्स। तो देखो वही सब बातें हैं, डेफिनेटली आपने साल भर से पढ़ा होगा। 2070 इज इंडियाज टारगेट टू बी कार्बन न्यूट्रल। और वर्ल्ड्स टारगेट कौन सा है, दुनिया का टारगेट कौन सा है, 2050 दुनिया का टारगेट है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कार्बन जो है उसका एमिशन नहीं करना चाहिए। दैट इज वाई आपने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम चलाई गई, PM सूर्योदय योजना, एक पेड़ माँ के नाम, है ना, और जो जंगल है उनको बचाया जाए, है ना। ये सब प्रोग्राम चलते हैं ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सके। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हमने काफी बार पढ़ा है। पेरिस एग्रीमेंट याद करो, जिससे यूएस ने विड्रॉल कर लिया था जनवरी के मंथ में, ठीक है। जब जो आपके जो फेवरेट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बनते हैं तो वो विड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद COP क्या होता है, तो एक होता है UNFCCC, ठीक है। UNFCCC कब बना था, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क, है ना, ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, ठीक है।
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कब बना था? 1992 में, बट इट केम इनटू फोर्स इन 1994। वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना हुआ है? बोन, जर्मनी में। और ये हर साल क्या करता है? सीओपी करता है, ठीक है। सीओपी बोले तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, जिसमें सारे देश बैठते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट और अर्थ और क्लाइमेट चेंज, इस पे बातें होती हैं, ठीक है। पहली बार सीओपी 1995 में हुआ था। कहाँ पर? तो आपका बर्लिन में हुआ था। इस बार कहां हो रहा है? तो आपका ब्राजील में हो रहा है। कहां पर? अमेज़न के बेसिन में, ताकि ये पता रहे कि हम इन्हें जंगलों को बचाने के लिए ऐसे बैठे हैं। इसके लिए बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं। कभी अल्टेरा फंड बनता है, कभी पेरिस एग्रीमेंट में $100 बिलियन पर ईयर का खर्च बनाया जाता है कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे टू सेव द एनवायरमेंट। बट फिर भी आप देखोगे टेम्परेचर नहीं रुक रहा है। टेम्परेचर क्या कर रहा है? धीरे धीरे राइज करते जा रहा है। तो इस बार हमारी लिमिट हो चुकी है 2 डिग्री सेल्सियस। अगर हमने 2 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लिया, डेफिनेटली सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और उसके बाद धरती को बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। याद रखना, सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं होती है, ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी होती है। जैसे हमने पढ़ा था इस साल COP 16 कहां पर हुई थी आपकी, ठीक है। उसके साथ धीरे धीरे आपने पढ़ा होगा BBNJ, है ना, ट्रीटी जो थी, हाई सीज ट्रीटी टू प्रोटेक्ट द मैरीन लाइफ, वो भी क्या है? उसकी COP फर्स्ट होने जा रही है, ठीक है। इंडिया क्या करता है? तो नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाए जाते हैं। कौन कौन से नए नेशनल पार्क बने हैं, क्या क्या सरकार के एफर्ट है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? WLS क्या होता है? रामसर साइट क्या होती है? ये सारे के सारे प्रोविजन जो है वो किसको बचाने के लिए किए गए हैं? टू सेव अर्थ, एनवायरमेंट, और आगे मैं कह सकता हूं इनडायरेक्टली ह्यूमैनिटी, क्योंकि धरती नहीं रहेगी तो ह्यूमन ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो रही है? COP हो रही है, ठीक है। तो जस्ट उसके ऊपर एक आर्टिकल है, ठीक है। कहां पर हो रही है इस बार? ब्राजील। लास्ट ईयर कहां पर हो रही थी? बाकू, अजरबैजान, ठीक है। 2025 United Nations Climate Change Conference or Conference of the Parties of the UNFCCC, more commonly known as the COP30, is the upcoming 30th United Nations Climate Change Conference to be held in Belém, Brazil from 10th to the 21st of the November 2025. Next, EVMs to have color photos of candidates soon, says Election Commission. देखो, इलेक्शन कमीशन हमारा साल भर न्यूज में रहा है, ठीक है। आप इस बात को जानते हैं, है ना। कभी वोट चोरी के एलिगेशंस लगे, उसके ऊपर आरोप लगे, ठीक है। कभी उसने मतलब क्या आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना, कभी उसने 10th की सर्टिफिकेट को कंपलसरी कर दिया। तो बहुत सारी बातें न्यूज में रही है ना। कभी उसके जो अपॉइंटमेंट होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, उसमें प्राइम मिनिस्टर, CGI को हटा दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टर आ गया, ठीक है। तो वो सारे उसके ऊपर आरोप चलते रहे, ठीक है। अभी क्या कह रहा है ना, आर्टिकल कौन सा है? 324। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप जानते हो, 3 मेंबर बॉडी है। क्या कह रहा है ये? तो पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहा है। देखो, पहले जो इलेक्शन होते थे ना, बैलेट पेपर पे होते थे, ठीक है। आपको ठप्पा लगाना होता था, जिसके नाम की मोहर लग गई उसको वोट चला गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? 1982 में पहली बार EVM आता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। आप बटन दबाओगे, उसके नाम के आगे लाइट जल जाएगी और वोट उसको चला गया और उसको इलेक्ट्रॉनिकली काउंट कर लिया गया। बट आगे चल के कहां पर हुआ था? ये केरला में, ठीक है। आगे चल के इस इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? कैंसिल कर दिया था। आगे चल के 2004 में पहली बार लोकसभा में क्या आया? तो आपका बेसिकली EVM को यूज किया गया, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ क्या आया? बैलेट पेपर आया, जिसको VVPAT आया। क्या आया? VVPAT, ठीक है। अब देखो होता क्या है, दोनों समझना ध्यान से ना। देखो होता क्या है, कह रहा है कि इस बार जो EVM होगा ना, उसके अंदर कैंडिडेट की कलर फोटोज होंगी, ठीक है। तो पहली बार वोटर ID पे कलर फोटोज कब लगी थी? 1993 में, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। क्या कोई आज तक वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी है? तो एक बार बनी है, कौन? VS रमा देवी 1990 में, ये भी ध्यान रखना, फैक्चुअल डाटा है। अब मैंने कहा जैसे मान लो ये EVM है, ठीक है, और इस EVM में इधर ऐसे नाम लिखे हुए, ठीक है। ये है BJP, ठीक है, ये है आम आदमी पार्टी और ये है कांग्रेस मान लो, ठीक है। और यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और यहाँ बटन दबा हुआ है, ठीक है। अब मैंने बटन दबाया यहाँ मोदी जी वाले के मतलब कि सिंबल पे, कमल पे, तो यहाँ पर क्या होगा? लाइट जल जाएगी, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा वोट इधर ही गया। लेकिन फिर आरोप लगने लगे कि भाई ऐसे तो गड़बड़ भी तो हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज तो हैक हो जाती है, आप जानते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरी चीज से जोड़ देते हैं, जिसे हम क्या कह देंगे? VVPAT कह देंगे,
ठीक है, पेपर ऑडिट ट्रेल। इसमें क्या होगा, जब आप यहाँ पर बटन दबाओगे तो अगर मान लो तुमने बीजेपी को वोट डाला है तो बीजेपी के नाम का कमल का यहाँ से पर्चा निकलेगा और वो पर्चा निकल के वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये रहेगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट, कितने परसेंटेज जो पार्टीज किसको कितना वोट मिला। ठीक है, तो वीवीपैट आ गया। वीवीपैट पहली बार 2013 में नागालैंड में यूज किया गया। ठीक है, 2014 में धीरे धीरे कुछ जगह किया गया, 2019 में ऑलमोस्ट हर जगह हो गया। तो लास्ट ईयर इस पे ये भी एलिगेशंस लगे कि यार ये तो वोट चोरी होती है। तो किसी ने कहा कि सारे वोटों की काउंटिंग की जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल नियरली, है ना, नहीं हो सकता है। वरना तो बैलेट पेपर भी नहीं कर लेते क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। कितने सारे वोटर हैं भारत में, कुछ छोटा देश थोड़ी ना है। तो कहा कि चलो एक काम करते हैं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 पोलिंग बूथ को रैंडमली चेक कर लिया जाएगा और मैच कर लिया जाएगा, और अगर वो सही निकला तो हम मान लेंगे वोट चोरी नहीं हुई है। समझ गए? यानी कि जब मैं बटन दबाऊंगा तो जिसके नाम का बटन दबाया उसी के नाम की पर्ची निकल रही है, तो मैं सेटिस्फाई हूं कि भाई ऐसा हुआ है। लेकिन 20 लोग आकर कह दे नहीं यार हम बटन तो दबा रहे थे बीजेपी का, वोट जा रहा था किधर, आम आदमी पार्टी की तरफ, तो वो क्या होगा, उसमें आ जाएगा। ठीक है, वहां पर डिस्प्यूट हो जाएगा, तो वहां पर चेक हो सकता है। समझ गए? लेकिन सब जगह करना इम्पॉसिबल है, तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 5 पोलिंग बूथ को ऐसे वेरीफाई करना अलाउ कर दिया गया। तो अब कह रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि अब क्या होगा, जब आप वोट डालोगे तो आपकी जो फोटो रहेगी वो कलर्ड फोटो भी उसमें आपको देखने को मिलेगी। बस इतनी सी बात है। ईवीएम्स टू हैव कलर फोटो ऑफ कैंडिडेट्स शोन्स सेज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो कैंडिडेट होंगे उनकी फोटो भी उसमें लगी होगी कि बेसिकली आप किसको वोट करना चाह रहे हो। ठीक है, बिगिनिंग विद द बिहार असेंबली इलेक्शंस बैलेट पेपर्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स विल डिस्प्ले कलर photographs of the candidates in the election commission said on Wednesday. The revised guidelines for EVM ballot papers issued by the election commission mandated that the serial numbers of the candidates be displayed more prominently. ठीक है, तो वही सब बातें कह रहा है। ठीक है, Electronic voting machine is a portable microcontroller based instrument designed to modernize the election process. It is manufactured and supplied to the Election Commission of India. तो याद रखना कौन देता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये दोनों बनाते हैं, इनको हाईलाइट करके लिख लेना। ठीक है, 3 यूनिट होती है, एक होता है बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक वीवीपैट। इट अलाउज द वोटर्स टू वेरीफाई दैट देयर वोट्स आर कास्ट एज इंटेंडेड। समझ गए? जहां डाला उसकी पर्ची निकली तो ठीक है, अगर पर्ची गलत निकली तो मतलब तुम्हारा वोट चला गया कहीं और, डालना कहीं चाह रहे थे और वोट चला गया कहीं और। ठीक है, वोट चोरी हो चुकी है। The revised guidelines of EVM ballot papers issued by the Election Commission mandated that the serial numbers, ये तो हमने पढ़ लिया जस्ट, है ना। पहली बार कब आया था? केरला में 1982 में, याद रखना, परूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, फिर नेशन वाइड 2004 में लोकसभा में यूज किया गया। ठीक है, कौन बनाता है? ठीक है, each EVM can record votes for up to 64 candidates and maximum 2000 votes। ठीक है, इसलिए बहुत सारी मशीनें रखनी पड़ती हैं। वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा था, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो। पहली बार EVM 1982 में आया था, पहली बार वीवीपैट 2013 में नागालैंड में, हमने पढ़ा है अभी जस्ट। ठीक है, ECIL और बेल इसको बनाते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Hunger strike for Ladakh statehood enters 7th day. Will be apolitical says protesters। देखो हुआ क्या समझना, हालांकि हम काफी बार पढ़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर जो था ना, उस जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगी हुई थी। ठीक है, राजा हरि सिंह के टाइम की वो कहानियां है ना, हमने पढ़ी है काफी बार। जम्मू कश्मीर को 2019 में क्या किया गया, 370 को हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया गया। एक बना आपका जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बन गया आपका कौन, लद्दाख। ठीक है, अब यहां पर ये यूटी भी है प्लस इसको असेंबली का भी स्टेटस है, क्योंकि यहां पर सीएम वाला कॉन्सेप्ट भी है जैसा दिल्ली और पुडुचेरी में है। ठीक है, यूटी है बट सीएम भी है वहां पे, है ना। लद्दाख को कहा गया कि हम तुम्हें सिर्फ यूटी रखेंगे, बट लद्दाख ने डिमांड की थी उस समय कि हमें स्टेट यूटी मत, हमें यूटी मत बनाओ, हमें स्टेट बनाओ। इन्होंने डिमांड की थी कि हमें क्या बनाओ, स्टेट बनाओ, लेकिन स्टेट भी कोई ऐसा वैसा स्टेट मत बनाओ। इन्होंने कहा था हमें स्टेट का स्टेटस चाहिए अंडर शेड्यूल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल नंबर 6 के अंडर। और कॉन्स्टिट्यूशन 6 शेड्यूल नंबर जो शेड्यूल नंबर 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है, वो कहता है 80 mm। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यानी कि आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जो स्टेट है उनके जो एसटीज हैं वो उसमें एडिड हैं।
यानी कि आप पूरे भारत के एसटी अलग रख लो, शेड्यूल नंबर 5, 80 mm के एसटी अलग रख लो, शेड्यूल नंबर 6। यहां पर अगर सरकार को कुछ भी नया काम करना होगा, पोर्ट बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाना है, जो भी करना है, कुछ भी लगाना है, पावर प्लांट, कुछ भी, तो उनको सबसे पहले ट्राइबल लोगों के परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों के भले के देखते हुए, अगर लोग नहीं चाहते हैं, लोकल बॉडीज नहीं चाहती, तो आप ऐसा नहीं कर पाते हो। तो लद्दाख वाले लोगों को कहना था कि अगर हमें यूटी बना दिया है तो डेफिनेटली तुम यहाँ आओगे, पहाड़ों को खोदोगे, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे। हम तो सदियों से, जब से धरती बनी है, हम तो यहीं रहते आए हैं, हमारा तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और बिल्कुल डेफिनेटली यही तो बात है। आज यही तो पोल्यूशन हो रहा है कि तुम वहां फैक्ट्री लगा के बैठे हो, तो वहां से वो कार्बन निकलता है, कार्बन जाके उस बर्फ पे चिपक जाता है, धीरे धीरे जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, हीट आती है, तो हीट उसमें ट्रैप हो जाती है, ग्लेशियर पिघलना शुरू कर दिए, है ना। तुमने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में लू चल रही है बेसिकली, है ना, अभी बीच में न्यूज आई थी। तो क्यों हो रहा है ऐसा? यही तो है, इसे तो रोकना है, इसीलिए तो सीओपी हो रही है, जस्ट हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो डेफिनेटली इन्होंने कहा कि देखो हमें स्टेट दे दो, बट स्टेट कैसा दे दो? 80 mm वाला, ताकि हम अपने कल्चरल राइट को बचा सके, हम अपने हिमालयन रीजन को बचा सके, अपना जो स्टेटस है उसे मेंटेन रख सकें। बट सुप्रीम को जो सरकार थी, गवर्नमेंट, उसने नहीं सुना। 2024 का इलेक्शन आया तो आपने एक नाम सुना होगा, है ना, जिसके ऊपर 3 इडियट मूवी बनी हुई है, आमिर खान वाली, है ना, क्या नाम था उसका? सोनम वांगचुक। उसने प्रोटेस्ट किए, किसी ने नहीं सुनी, उसने हंगर स्ट्राइक किया, 12 दिन तक भूखा रहा, कोई नहीं आया, बेचारे ने खुद ने ही अपना फास्ट तोड़ लिया, है ना। फिर उसने कहा मैं पैदल यात्रा करूंगा, दिल्ली आऊंगा, रास्ते में उठा के जेल में डाल दिया उसे। फिर उसने कहा कि नहीं यार मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, लोगों को वहां पर इकट्ठा किया, 20,000 लोगों ने मार्च निकाला। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया? 144 कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन फिर सुप्रीम को हमारे जो गवर्नमेंट है वो एक बिल लेकर आई, है ना, पढ़ा होगा आपने 2-3 महीने पहले। उन्होंने कहा कि लद्दाख में अगर कोई पैदा हुआ है, ठीक है, बोर्न इन लद्दाख होना चाहिए या रेजिडेंट ऑफ लद्दाख होना चाहिए फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स, दोनों कंडीशन है ना। 15 ईयर्स से 15 साल से अगर लद्दाख का रेजिडेंट है तो हम उसे 85% रिजर्वेशन देंगे गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा कहकर उनको साइड कर दिया गया। लेकिन लोगों का क्या कहना है कि देखो प्रॉब्लम क्या है ना, कि वो अपना कल्चर बचाना चाहते हैं, और कल्चर बचाने के लिए बाहर के लोगों का आना बंद होना चाहिए। इसके लिए वहां पर फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह होगा, वहां के लोगों से पूछ के होना चाहिए, है ना। वरना वो लोग जैसे कि आज जयपुर में हो, मैं राजस्थान में हो ना, तो यहाँ पर नहीं लगता जयपुर में आने के बाद कि तुम राजस्थान में हो, लेकिन तुम थोड़ा सा इधर उधर जाओगे शहरों में तो तुम्हें लगेगा वास्तव में राजस्थान तो ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोस्टली लोग बाहर के हैं, तो कल्चर खत्म हो गया यहाँ का, है ना। धीरे धीरे दिल्ली बन रहा है, दिल्ली बॉम्बे बन रहा है, बॉम्बे कोलकाता बन रहा है, कोलकाता कुछ ही बन रहा है, तुम जानते हो, समझ गए। तो ये सब नहीं होना चाहिए, बस ये चाहते हैं, वो अपना कल्चर बचाना चाहते हैं, ठीक है, अपना जो उनका स्टेटस है ना, एग्जिस्टेंस जिस बात का, वो उसको बचाना चाहते हैं। तो दे वांट 80 mm, ठीक है। शेड्यूल नंबर 6 पर गवर्नमेंट ने उन्हें 85% रिजर्वेशन के नाम की एक दवाई दे दी, वो उसका अपोज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, वरना हम क्या करेंगे, जब तक हमारी डेथ नहीं हो जाती हम क्या करेंगे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहेंगे। दैट इज द कंप्लीट इशू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वही सब बातें लिखी है इसके अंदर, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, अच्छी न्यूज है, ढंग से पढ़ लेना उसे। हाउ डज सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर अफेक्ट वक्फ लॉ? देखो जस्ट बहुत पुरानी न्यूज है, डेफिनेटली हम एक बार पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ जानना है तो आप कुछ नहीं करना, क्लैट पैप के अपने जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर डालना वक्फ अमेंडमेंट बिल, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो लगभग आज से साल भर पहले डाली गई थी। उसमें पूरी हिस्ट्री है, कहाँ से वक्फ निकला है, ठीक है। जो मुस्लिम लोग होते हैं जो धर्म के नाम पे कुछ डोनेट कर देते हैं, हम उसे वक्फ प्रॉपर्टी कह देते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे डिस्प्यूट थे, है ना, बहुत सारे जो वक्फ के जो चलाने वाले लोग थे, जैसे अपने यहाँ धर्मशाला चलाने वाले लोग होते हैं, मंदिरों को चलाने वाले लोग होते हैं, ऐसे वहां पर ये लोग होते हैं। तो इन पे एलिगेशंस लगते थे कि ये जमीन है तो पब्लिक यूज के लिए धर्म के नाम पर दी गई है, बट वो उसको बेच देते हैं, पैसा कमाते हैं, है ना। ऑलमोस्ट 250 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस होता है, तो इसको कंट्रोल किया जाए, है ना। ये सब बातें आई सबसे पहले 1913 में, है ना, जब आपके यहाँ पर पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आया और उन्होंने बेसिकली आपका वो बना दिया, क्या कहते हैं उसे, मुस्लिम लीग। उसके बाद उन्होंने एक्ट पास किया 13 में, ठीक है। चलते चलते 1954 के अंदर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उस समय हमारी सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया, वक्फ बिल आ गया 1995 में, फिर उसे अमेंड किया गया 2013 में, फिर किया गया, अब 2025 में दोबारा से उसे रिफॉर्म कर दिया गया, ठीक है। तो उसमें कुछ प्रोविजन थे जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उनको हटा दिया गया। तो वो क्या है, हम बस वो डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज आप वो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से ये सारी चीजें निकल के आई है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक प्रोविजन ये था
कि अगर कोई मान लो वक्फ जो काउंसिल होगी उसमें कहा था कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे, तो उसकी लिमिटेशन हटा दी गई है, ठीक है। एक इसके अंदर ये था कि जो कलेक्टर होगा, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, वो डिसाइड करेगा कि लास्ट में कि ये वक्फ प्रॉपर्टी जाएगी नहीं जाएगी, उसका प्रोविजन हटा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके 2-3 चीजों को उसमें अमेंड किया गया है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, ठीक है। कहां से निकला है कॉन्सेप्ट ऑफ वक्फ? तो परमानेंट डेडिकेशन ऑफ मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी बाय मुस्लिम फॉर रिलीजियस, पायस और चैरिटेबल पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इस्लामिक लॉ। वही सब बातें दिल्ली सल्तनत और मुगल्स इसको लेकर आए, धीरे धीरे चला 1894 में भी, ठीक है। उसके बाद 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग बन चुकी थी और उनको कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, तो जबरदस्ती इसको पास किया गया। तुम जानते हो अंग्रेजों का किया धरा है, ठीक है ना। मुस्लिम लीग होती, सब एक पार्टी में होते, डेफिनेटली आजाद होते और सब एक साथ भारत पाकिस्तान बांग्लादेश मिलकर रह रहे होते, लेकिन ये सब पार्लियामेंटों के दिमाग की उपज थी, ठीक है। 54, ठीक है। वक्फ एक्ट आया पहली बार पार्लियामेंट ने किया 1995, 13, 20, 25, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, डिजिटाइजेशन, ये सब किया गया। इसमें ये भी था कि अगर आपको वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट करनी है तो यू हैव टू बी मतलब कि तुम्हें लगभग मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट किए हुए मिनिमम 5 ईयर्स होने चाहिए, बट इसको भी हटा दिया सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। वक्फ बाय यूजर, है ना, वो सारे प्रोविजंस थे, तो प्लीज आप एक बार वो उस वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, उसमें हम सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? लेटर एंड स्पिरिट। द सुप्रीम कोर्ट डिड वेल टू स्टे एंड अपहोल्ड डिफरेंट वक्फ एक्ट प्रोविजंस। तो वही सब बात है, द स्टेट हैज नॉट ओनली द राइट बट ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट पीपल आर नॉट टेकन फॉर ए राइड बाय एनीवन। द ट्रबल अराइजेस व्हेन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन रिलीजियस ग्रुप्स इन द एप्लीकेशन ऑफ दिस principle. The court rightly went with the philosophy of presumption of constitutionality of laws passed by the parliament. देखो याद रखना, जब भी कोई लॉ पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे कॉन्स्टिट्यूशनल मानता है, फिर उसमें बातें होती है, फिर डिबेट होती है, फिर उसको खंगाला जाता है, फिर अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता नजर आता है, चाहे वो माइनॉरिटीज के हों चाहे मेजोरिटी के हों, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करता है, कुछ चीजों को या तो निकालने की बातें करता है या उसको एज इट इज उसको वैलिड मान लेता है। तो यहाँ पर वही हुआ है कि अगर आप 5 ईयर से कम अगर मुस्लिम हो, आपने मुस्लिम रिलीजन अपनाया है, तो ही आप डोनेट कर सकते हो वक्फ प्रॉपर्टी, उसे हटा दिया गया है, ठीक है। जो मैजिस्ट्रेट होता था, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, जो इस बात को लास्ट में कहता था कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसका प्रोविजन हटा दिया गया है। तीसरा, नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे ना, जो नॉन मुस्लिम्स होंगे, उसके प्रोविजन को हटा दिया है। लास्ट इसमें क्या किया गया, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी है और किसी ने कह दिया कि नहीं ये तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी बट ये तो वक्फ पे कब्जा ली गई है ना, तो उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कहना गलत है कब तक, जब तक उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता कि क्या ये सच में गवर्नमेंट की है या वक्फ की हो चुकी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस को हटाने की बात की गई, बाकी बिल को एज इट इज क्या कर दिया गया है, पास करने की बात कह दी गई है। तो क्या था पूरा बिल, दोबारा से एक बार वो लेक्चर देख लेना, अच्छे से हमने घंटे भर उसमें डिस्कशन किया हुआ है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, मैं इसमें वीडियो लिंक भी डलवा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अमिड यूएस टैरिफ लो, पीएम पोसेस लोकल प्रोडक्शन। देखो क्या है, हमारे जो मोदी जी हैं, ठीक है, आप देख ही रहे होंगे उनको, आई हैव, क्या कह रहे हैं, आई हैव ए हम्बल रिक्वेस्ट टू माई 140 करोड़ फेलो कंट्रीमैन, वट एवर यू बाय इट शुड बी मेड इन आवर कंट्री। मोदी जी कह रहे हैं कि कुछ भी खरीदो तो इस बात को श्योर रखना कि ये हमारे ही देश में क्या हुआ है, बना हुआ है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है जो रियल प्रॉब्लम है, और वो रियल प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे देश में बना है वो तो ठीक है, लेकिन अगर दूसरे देश का बना हुआ है और वो सस्ता मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदे गरीब आदमी, डेफिनेटली वही खरीदेगा। दैट इज वाई मेड इन चाइना यहाँ ज्यादा चलता है, समझ रहे हो, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, रिलायबल होता है, तो लोग उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है, इंडियंस मस्ट एम्ब्रेस स्वदेशी। आप जानते हो ना, जब हमारे यहाँ पर बंगाल स्प्लिट की बात हुई थी तो उस समय बंगाल वालों ने क्या किया था, स्वदेशी मूवमेंट चलाया था 7 अगस्त 1905 को, है ना। आमिर सोनार बांग्ला बाय रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि आज क्या है, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। तो मोदी जी यही कह रहे हैं, कल उनका 75th जो उनका बर्थडे था, ठीक है, उस पर उन्होंने यही कहा कि हाँ हमें स्वदेशी अपनाना है, ठीक है, देश में बने हुए प्रोडक्ट, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन कौन सी स्कीम अब तक चल चुकी हैं, लेट्स टॉक, है ना, देख लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे पीएम मित्रा, कुछ इसमें बातें की गई, हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं। तो बहुत सारी स्कीम है जो इस बात को प्रमोट करने के लिए लाई गई थी कि हमें मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को ही क्या करना है, यूज करना है। तो कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं।
पहला है मेक इन इंडिया, 2014 में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, पर्पज ये था इसका। 25 सेक्टर्स में ये काम करता है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यह तो हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, जिसमें वाइट जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करने की बात की गई थी, ठीक है। 2020 में आया था, उसमें कहा था कि कंपनीज को हम क्या देंगे उसमें इंसेंटिव देंगे, ठीक है। इनिशियली 3 सेक्टर के लिए था, बाद में से 14 सेक्टर के लिए बढ़ा दिया गया था, ये हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आता है ना, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात की है ना, जिसमें अपना खुद का पन याद होगा आपको, खुद का सुदर्शन चक्र भी हम बना रहे हैं, तो ये सब उसी का पार्ट है। स्टार्टअप इंडिया 2016 में आया था, टू प्रमोट इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लोकल प्रोडक्ट्स, टैक्स एग्जेम्पशन, सिंप्लीफाइड कॉम्प्लायंस, फंडिंग थ्रू सिडबी फंड ऑफ फंड्स। स्टैंड अप इंडिया 2016 में SC/ST और जो वुमेन है उनको प्रमोट करने के लिए आया था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन ₹10 लाख एंड 1 करोड़ रुपीस, यानी कि जो SC/ST के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको लगभग 10 लाख से 1 करोड़ के बीच का क्या दिया जाए, लोन दिया जाए, ताकि वो लोग अपना कुछ काम स्टार्ट कर सके। तो ये भी क्या था, अपने इंडिया में प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए था। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया, फोकस क्या था, स्ट्रेंथन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनकरेज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रमोट डिजाइन इन इंडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ये सब था। स्किल इंडिया 2015, ठीक है, प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू वर्कफोर्स, ये सब लाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लाया गया। आत्मनिर्भर भारत लाया गया, ठीक है, 2020 में कोविड के बीच में आया था, जिसमें मोदी जी ने कहा था वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो अब दोबारा से वक्त आ चुका है कि हमें वोकल फॉर लोकल हो जाना चाहिए, और डेफिनेटली यही एक तरीका है कि हम अपने देश में बने प्रोडक्ट को यहीं कंज्यूम कर लें, तो हमें किसी देश में बेचने की जरूरत ही ना पड़े और दूसरे देशों का प्रोडक्ट खरीदना बंद कर लें। बस बात यही आ जाती है कि खर्चा है ना, यहाँ के प्रोडक्ट थोड़े महंगे पड़ते हैं, बाहर वाले फिर भी सस्ते पड़ते हैं, इवन दो वो बाहर से आ रहे हैं, तो इसके ऊपर सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए, ठीक है। आप क्यों आपके जैसे लावा है ना, आपका जो माइक्रोमैक्स है जो यहाँ पे बनते थे, इनको क्यों नहीं अच्छा कर देते, क्यों लोग बाहर का कोई ओप्पो और ये सब खरीदेंगे, समझ रहे हो। तो इस पे भी फोकस करना चाहिए, और उसी के लिए सारी स्कीम्स लाई गई थी। बेसिकली काम नहीं की वो बात की बात है। द आत्मनिर्भर भारत अभियान Self-Reliant India Mission was launched by the Prime Minister Narendra Modi on the May 12th, 2020, ठीक है। तो ये सब बातें, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी एंड डिमांड, ठीक है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये आपने पढ़ाई है, जिसमें आपने पढ़ा होगा लोन दिए जाते हैं ना, तरुण लोन है ना, शिशु लोन है ना, उनकी अभी बीच में वैल्यू भी बढ़ा दी गई थी, अमाउंट भी बढ़ा दिया गया था। ये कब आया था, 2015 में। इट प्रोवाइड्स कोलेट्रल फ्री लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बूस्टिंग ग्रास रूट लेवल प्रोडक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ए जुडिशियल नर्स फॉलोइंग स्ट्रक लेजिस्लेटिव बिजनेस, देखो क्या कह रहा है। The Supreme Court of India has heard arguments on the presidential reference in respect of the governor's powers under Article 200 pertaining to the assent to bills passed by the state legislature. Earlier, a 2-judge bench headed by Justice J.B. Pardiwala had fixed a timeline of 3 months for the governor to take a final decision on a bill submitted to him for assent. The same timeline was made applicable to the President of India. तो बस वही बातें कर रहा है। देखो, आप जानते हो कोई बिल आता है, ठीक है, बिल जाता है लोकसभा में, फिर जाता है राज्यसभा में, फिर जाता है प्रेसिडेंट साहब के पास। साइन कर दी अगर प्रेसिडेंट साहब ने तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। सिंपल सी प्रोसेस होती है। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, पहले राज्यसभा चला गया, फिर लोकसभा चला गया, जाएगा तो अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास। वो बाद की बात है, आर्टिकल 111 का यूज करके वो वीटो पावर ले ले, वो अलग मैटर है। मैंने कहा स्टेट में कोई बिल आया, पहले गया विधानसभा, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद, अदरवाइज चला गया गवर्नर के पास। गवर्नर साहब ने साइन कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन गवर्नर तो आप जानते हो, ठीक है, क्या करेगा, उसको होल्ड कर लेता तो इनफाइनाइट टाइम तक, क्योंकि वो पास ही नहीं करता था। पास नहीं करेगा तो बिल नहीं निकलेगा, बिल नहीं निकलेगा तो लोगों को लगेगा सरकार बेवकूफ बना रही है, सीएम तो कुछ करता नहीं है। तो साउथ इंडिया वालों के साथ ऐसा हो रहा था कि उनके बिल होल्ड कर लिए जाते थे। तो कौन होल्ड करता था, गवर्नर करता था। तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए वो लोग। सुप्रीम कोर्ट बोला भाई ये तो गलत बात है, यू हैव टू पास द बिल इन मिनिमम 3 months। अगर पास नहीं किया तो पास मान लिया जाएगा। तो सरकार जो थी, पार्लियामेंट, वो नाराज होगी कि यार तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि बिल मान लिया जाए, वो काम तो एग्जीक्यूटिव का है।
इसी बात पर जगदीप धनखड़ और जो सुप्रीम कोर्ट के उसके बीच में अनबन हो गई थी, आपने पढ़ा है पहले। उसके बाद उस जज के घर में पैसे मिल गए थे जो आपका जस्टिस वर्मा, और उसके बाद पूरा मैटर अलग ही डायरेक्शन में चला गया। उसके बाद जगदीप धनखड़ जी ने तो रिजाइन भी दे दिया। तो सारी कहानियां इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर आप कॉन्टिन्यूअस हैं तो आप डेफिनेटली बातें जानते हैं। ठीक है, हुआ क्या, अब इसने कहा ठीक है, अब इसके पास एक प्रोविजन था कि मैं इस बिल को भेज दूंगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, प्रेसिडेंट के पास, और आर्टिकल कौन सा यूज करूंगा, 200। आप इसको पढ़ोगे तो पूरे इस आर्टिकल में आर्टिकल 200 200 200 ही लिखा हुआ है पूरी जगह, तो वो पुरानी न्यूज के ऊपर आर्टिकल और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं पहले। तो प्रेसिडेंट के पास बिल भेज दिया आर्टिकल 200 का यूज करके। अब प्रेसिडेंट को कौन कहेगा कि तुम बिल पास करो, तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को भी डायरेक्शन दे दिया कि भाई तुम भी बिल को 3 मंथ के अंदर पास करोगे। अब बात निकल के आती है कि तुम कौन होते हो। आर्टिकल 50 क्या कहता है, जुडिशरी मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करने वाले तुम कौन होते हो, वो प्रेसिडेंट है, मालिक है देश का। आप कैसे उससे डायरेक्ट कर सकते हो भाई 3 महीने में बिल पास कर। बस दोनों में अनबन हो गई, और उधर से कहने लगे कि जज तो करप्ट होते हैं, तो जजों ने अपनी प्रॉपर्टी को ही पब्लिक कर दिया कि देखो भाई हम तो करप्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 21 जजेस ने आपने पढ़ी होगी ये वाली न्यूज, है ना। तो वही सब कॉन्टिन्यूस चल रहा है। ठीक है, तो वही पुरानी बातें इसमें डिस्कस की हुई हैं। डेफिनेटली हम इसको कई बार पढ़ भी चुके हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर भी पढ़ लेना, है ना। द हार्ड ट्रूथ अबाउट आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसमें बातें की गई हैं कि हमारे यहाँ पर जो हेल्थ है वो हमारी पॉकेट से बाहर जा चुकी है। मतलब अगर थोड़ा सा भी कोई बीमार हो जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो उसके बाद पैसे नहीं बचते इलाज कराने के। आयुष्मान भारत की आप बातें करते हो, कहाँ कहाँ चलता है, मोस्टली केसों में वो बीमारियां उसमें इंक्लूड नहीं होती जो जनरली हो जाती हैं लोगों को। तो ये सब बातें की गई हैं कि जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ पॉकेट हो चुका है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जस्ट वही बातें लिखी हुई, इन इंडिया डायरेक्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बाय हाउस होल्ड्स इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर हेल्थ केयर इन एन OOPE बेस्ड सिस्टम। व्हेन ए फैमिली मेंबर फॉल्स इल वी आइदर डिप इनटू आवर सेविंग्स, सेल एसेट और बोरो टू मीट हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। वही तो बात है ना, कि एक बार कोई बीमार हो जाए, ठीक है, नाम का है आयुष्मान भारत, है ना, वो चीज उसमें इंक्लूड नहीं है, या तो पूरा खर्चा निकल जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, उधार लेके उसको इलाज कराना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं हेल्थ फैसिलिटीज बेटर दे पा रहे हैं। इफ वन इज पुअर, ठीक है, अगर मान लो कोई मेरी तरह है बेचारा, द ऑप्शन इज आइदर टू फॉरगेट केयर, ठीक है, भूल जाओ, एंड फॉरगेट into further institution due to the cost of care, या तो किसी दूसरे में चले जाओ। Children are taken out of school, women work longer hours to earn a little more and make do with meagre meals, ठीक है, बेचारी महिलाएं कितना काम करती हैं, कितनी मेहनत करती हैं लोग, लेकिन बाद में जब कोई अगर बीच में एक बार बीमार हो गया तो उसके ऊपर चढ़ गया कर्जा। तो कैसे उसे निकाला जाए, कौन कौन सी स्कीम हमारी सरकार चलाती है, व्हाट इज अबाउट आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, है ना, विद डिग्निटी इन हेल्दी एनवायरनमेंट, कहाँ से मिल रहा है, तो हमें उसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। एज फैमिलीज कोप विद हेल्थ शॉक्स द विशियस साइकिल ऑफ पुअर्टी एंड इल हेल्थ इंटेंसिफाइज। तो वही सब जस्ट बात है, ये भी जस्ट रीड इट, है ना, रीडेबल है, आप रीड करके आगे बढ़ जाना, ठीक है। This data shows that OOPE as a share of household consumption expenditure is on a steady rise. Between 2011 and 12 and 2022-2023, the share of the OOPE in the HCE has increased to 5.9% from 5.5%, और रूरल एरियाज में तो ये इतना बढ़ चुका है, ठीक है, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट, मालदीव्स मीडिया लो स्पार्क्स कंसर्न और प्रेस फ्रीडम, कुछ नहीं है। नेपाल पढ़े हो, जैन जी मूवमेंट पढ़े हो, सिमिलरली मालदीव्स के अंदर ऐसा ही कुछ हो रहा है, आप जानते हो। अगर मैं भारत की बात करता हूं, इंडिया की बात करता हूं, तो अगर मैं आज कुछ बोलना चाहता हूं, मैं अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहता हूं, अभिव्यक्त करना चाहता हूं, तो आई हैव राइट एंड इट इज माय फंडामेंटल राइट। आर्टिकल कौन सा है, तो आप डेफिनेटली जानते होंगे, आर्टिकल 19, ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है, वो अलग आर्टिकल रिलीजियस वाले, ठीक है। इसके आर्टिकल 19 के फर्स्ट में क्या लिखा है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें मीडिया आती है, प्रेस आती है, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट वेपन्स, फ्रीडम टू मेक यूनियन, फ्रीडम टू ट्रैवल अक्रॉस द नेशन, फ्रीडम टू डू एनी बिजनेस और प्रोफेशन एनीवेयर इन द नेशन, फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन द नेशन। ये मेरी आजादी है, फंडामेंटल राइट है मेरे।
तो मुझसे छीने नहीं जा सकते, लेकिन कई जगह सरकार इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे नेपाल में हुआ था, बोले सोशल मीडिया बैन। अब बेचारे सोशल मीडिया ही तो एक जरिया था लोगों को आपस में बात करने का, सरकार के खिलाफ करप्शन के ऊपर बोलने का, ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे। सरकार ने कह दिया सोशल मीडिया बैन बंद, तो जो जेनजी जनरेशन थी वो कूद गई। आपने MIT देखी होगी, शायद डाल दी गई है, और आपने देखा होगा कि सारे के सारे लोगों ने तख्ता ही पलट कर दिया, पार्लियामेंट में आग लगा दी, है ना, एक्स प्राइम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी, उसकी वाइफ जलकर मर गई, भयंकर हालात हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा हमारी मर्जी का PM बनना चाहिए। अब डेफिनेटली PM बन चुकी है, और धीरे धीरे क्या होगा, वोटिंग हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये नहीं होना चाहिए था। क्यों? इससे पहले कुछ और सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था। तो यही हालात मालदीव्स के होने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मालदीव्स के अंदर जो प्रेस फ्रीडम है उसको क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और जब लोग डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जाते हैं ना, तो ऐसा ही होता है। वहां पर लोगों से कहा जाता है कि तुम वीडियोस डिलीट कर लो। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, हालांकि कुछ इवेंट यहाँ भी आजकल में न्यूज में देखने को मिले हैं, ठीक है, वो बाद की बातें, समझ गए। तो जस्ट याद रखना आर्टिकल 19 का फर्स्ट, और मालदीव्स में ऐसा कुछ होने वाला है। और मालदीव्स के बारे में हमने काफी बार पढ़ा है, मोहम्मद मुइजू, इंडिया आउट कैंपेन, है ना, उसके बाद वापस भारत में आ गया, ऑपरेशन नीर 2014 जब वहाँ पानी खत्म हो गया था पीने का, है ना, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ऑपरेशन कैक्टस 1988 बाय इंडियन आर्मी, है ना, वहाँ पर लिट्टे ग्रुप को लोगों को मारा गया था। ये सारी हिस्टोरिकल इवेंट, है ना, जो हमारे दो देशों के बीच में, वो आप डेफिनेटली जानते होंगे, ठीक है, इफ यू आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। ये वही हो रहा है, ठीक है, एक्टिविस्ट बेचारे स्लोगन लेके घूम रहे हैं, पुलिस वाले उठा के उन्होंने जेल में डाल दे रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम को दबाया जा रहा है। और भारत की प्रेस फ्रीडम भी आप जानते हो इसी वजह से पीछे है। PMLA ले लो, उसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आप उसमें UAPA ले लो, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 वाला, ठीक है। इसी वजह से हमारी रैंक भी पीछे बनी हुई है। चलो बताना इसी बात की खुशी में कौन सी रैंक है आपकी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इंडियाज रैंक इन 2025, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट प्रपोज जेल फॉर स्टबल बर्नर्स नॉट फिजिबल। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो स्टबल बर्निंग करेगा ना, मतलब जो खेतों में होता है ना, हरियाणा पंजाब में बेसिकली क्या होता है, हरियाणा पंजाब राजस्थान, जब फसल आती है, ठीक है, अब जैसे फसल कटी बाजरे की, इनकी कपास की, तो लोग क्या करते हैं बेचारे, कि एक तो किसान गरीब किसान है ना, अब वो क्या करेगा, उसको वो जो खेत में स्टबल बच जाता है उसमें आग लगा देता है, आग लगा देता है तो पार्टिकल निकलते हैं। हवाएं आपको पता है कि यूँ चलती हैं हिमालय की तरफ, और उधर दिल्ली बना हुआ है, तो इधर से हवाएं तिरछी आती हैं, तो सारे का सारा जो पार्टिकल्स होते हैं वो दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, और दिल्ली को बहुत बुरी तरीके से परेशानी होती है, खांसी होने लगती है उन्हें, ठीक है ना, पोल्यूशन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश ये ही रिस्पॉन्सिबल है, राजस्थान, NCR वाला जो रीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर कोई ऐसा करेगा उसे जेल में डाल दो। ये बात तो गलत है ना, पोल्यूशन तो गाड़ियों से भी होता है, पोल्यूशन तो हैवी इंडस्ट्रीज से भी होता है ना, पोल्यूशन तो तुम घर में भी कुछ जला कर करते हो, तो फार्मर्स के ऐसे करने से उन्हें क्यों बैन कर रहे हो? और ये इसलिए होता है क्योंकि ये अभी जो टाइम आने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि अब फसल कट चुकी है, लोग आग लगा देंगे, उसे स्टबल बर्निंग कहते हैं, ठीक है। इसके लिए CAQM बना हुआ है, ठीक है, आपका जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है ना, NCR में काम करता है, 2020-21 में बना था, वो भी इसको कंट्रोल करने की बातें करता है। तो बस वही सब बातें इसमें लिखी हुई है। द सुप्रीम कोर्ट एंड द यूनियन गवर्नमेंट डिफर्ड शार्पली ऑन द ओवर हाउ टू डील विद द फार्मर्स हु पॉल्यूट द एयर बाय बर्निंग स्टबल अहेड ऑफ द विंटर सीजन। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। Why do you not reintroduce criminal prosecution for stubble burning? If some people are behind the bars, it will give the right message. ये हमारे CGIG का कहना है। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप किसको पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, किसने खेत में आग लगाई है, ठीक है। स्टबल, जिसको पराली भी कहते हैं, बर्निंग इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग पैडी क्रॉप resides from the field to show wheat from the last week of the September to November। अब अगली फसल बोएंगे तो उसको आग लगा देते हैं। CAQM क्या है? Is a statutory body formed under the Commission for Air Quality Management in National Capital Region। ये आपके एग्जाम में आने वाली चीज है, तो प्लीज नोट इट डाउन। कब आया था? 2021 में एक्ट आया था। अर्लियर द कमीशन वाज फॉर्म थ्रू द प्रोमulgation ऑफ द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, 2021। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट, ठीक है, वही सब बातें हैं। पहले इसको क्या कहते थे? इसे EPCA कहते थे, एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो 1998 में बना था, फिर उसका नाम बदल के ये कर दिया गया, 2021 में उसे काम पे लगा दिया गया, ठीक है। इवन 2020 में आ जाता है, 21 में लग जाता है। It has been set up for the air quality management in national capital region, ठीक है। बस याद रखना अगले 2-3 महीने यही न्यूज रिपीट होने वाली है बार बार,
ठीक है, क्योंकि जैसे बारिश का सीजन था, नदियाँ, बाढ़, ठीक है, क्लाउड बर्स्ट, अब दिल्ली पोल्यूशन, दिल्ली पोल्यूशन, दिल्ली पोल्यूशन, 2 महीने यही चलने वाला है, हर साल की कहानी है, ठीक है। तो कुछ फैक्चुअल डाटाज हैं जो टाइम टू टाइम याद करते रहना, डेफिनेटली आपका टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।